तो लेक्चर नंबर 2 वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इसमें पहला टॉपिक आ रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये बेसिक हम वेक्टर के बारे में सीख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि ये बड़ा फायदेमंद है। आगे जाके अपने को बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है जब हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे तब भी। और जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जो 11th में हैं, स्टार्टअप है, उनके लिए भी एक प्रकार से काफ़ी अच्छा है कि उनके फिजिक्स पे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले मैंने बोला ए बी वेक्टर। अगर मैं ए बी वेक्टर बोला तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी ये पॉइंट ए कंसिडर कर लिया, जैसे ये पॉइंट ए कंसिडर कर लिया। अब इसका क्या किया? डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स लगा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कहां गया? बी पे। तो ये बन गया ए बी वेक्टर। कोई पूछे ए बी वेक्टर क्या है, तो आप तुरंत बोले डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए एक गर्ल है जो मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी और उसके बाद मूव कर रही है बी से सी पे, यहां से यहां तक आ रही है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बाय द गर्ल फ्रॉम पॉइंट ए टू सी इज गिवन बाय, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई? ए से बी आई, बी से सी आई, यानी चली कहां से थी? स्टार्ट तो ए से की थी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो मैं कहूंगा नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ए सी वेक्टर हुआ, क्योंकि ए मुझे दिख रहा है इनिशियली स्टार्टिंग से और सी दिख रहा है फाइनल दिख रहा है। तो मैं फाइनली क्या बोलूंगा? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसको कैसे बोलूंगा? ए सी, यानी ए सी वेक्टर से एक्सप्रेस करूंगा। अब ए सी वेक्टर से एक्सप्रेस करूंगा तो सवाल है ए सी वेक्टर को कैसे लिखूंगा? तो अब ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कहा गर्ल ए से स्टार्ट की थी, बी पे पहुंची, बी से स्टार्ट की, सी पे आ गई, और फिर सी से अब रहा नहीं गया, अब कहा कि मैं अपने जा रही हूं जहां से मैं स्टार्ट की थी, ए पे आ गई। तो अब मुझे बताइए फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का जवाब क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि ए से बी गई, ए बी, बी से सी गई, ये बना, फिर सी से ए है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूं? माइनस सी ए वेक्टर, ऐसे लिख देता हूं। तो अभी जो हमने लिखा यहां पे ए बी प्लस बी सी को क्या लिख रहे हैं हम? ए सी वेक्टर लिख रहे हैं। तो आप समझिएगा फाइनली हम क्या कर रहे हैं, यानी माइनस सी ए को आगे से हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ए सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो फाइनली ए से मूव करने चालू की गर्ल, बी पे पहुंच गई, बी से मूव किया, सी पे किया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए सी। तो ए सी को हम ट्रायंगल लॉ, जिसको हमने यहां पे लिख दिया ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से आपको शो कर दिया कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है। और वो कैसे होता है? मैंने शो कर दिया कि ए बी, बी सी और सी ए, इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो जो सी ए था उसको राइट साइड माइनस सी ए ले गया और माइनस सी ए को क्या कर दिया गया? एक माइनस साइन दिख रहा था तो माइनस से क्या किया? सी ए को ए सी कर दिया, यानी डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। तो चलिए एक और कर लेते हैं। जैसे मैंने एक डिस्प्लेसमेंट किया, ये ए कर दिया, इसको डी कर दिया, फिर डी से मैंने क्या कर दिया? ई पे आ गया, ई पे आ गया। तो फाइनली मैं कह रहा हूं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए ई हो गया। तो ए ई वेक्टर को आगे से आप क्या लिखेंगे? देखिएगा एरो का स्टाइल, देखिएगा ए डी वेक्टर, फिर कहा मूव किए? डी ई वेक्टर मूव किए, और इसको क्या लिख दिया हम? ए वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ थोड़ा सा याद रखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। अब वहां पे ए बी और बी सी लिख रहे थे, लेकिन अब ए बी बी सी नहीं लिखते हैं, दो वेक्टर को फ्री कर देते हैं घूमते हुए स्पेस में। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये फ्री वेक्टर है। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों वेक्टर को ऐड कर दूं। तो फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है? उस वेक्टर को मैं पैरेलली ला सकता हूं। तो जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ए वेक्टर यहां पे खत्म हुआ, तो इसको मैं ए पॉइंट इनिशियल मान लेता हूं इस ए वेक्टर का, और ये इसको बी मान लेता हूं। उसके बाद जो ये बी वेक्टर फ्री है उसको पैरेलली लाता हूं, दिख रहा है ना? इसको पैरेलल लाऊंगा, पैरेलल समझ रहे हैं? ऐसे, फिर पैरेलली,
ऐसे। अब यहां पे पहुंच गया, ओके। तो फिर थोड़ा सा इसको नीचे लाके जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतने बराबर मैंने ला दिया और इसे क्या बोल दिया, बी वेक्टर बोल दिया। अब मैंने कहा था इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का ट्रायंगल लॉ भी यूज करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ए सी वेक्टर। यानी ए सी वेक्टर क्या बन जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जैसे बात कर रहे थे, ए से सी पे पहुंचा तो ए सी हो गया, तो ए बी प्लस क्या बन गया, बी सी बन गया। तो ये ए था और ये क्या था, बी था। तो आपको भी मालूम है जो एडिशन कर दिया वो ए प्लस बी बन गया, लेकिन उसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, ए से सी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है बी वेक्टर ऐसे जो लिखा गया, थोड़ा गौर करिएगा क्योंकि आगे पैरेललोग्राम में जरूरत पड़ेगा। अगर मैं माइनस बी कर दिया, अभी जो वही माइनस बी की बात करें, तो तुरंत आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा और ये क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूं, जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करा के बी बी पे क्या कर दिया, मतलब ए वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे जोड़ दिया और ये बन गया माइनस बी। अब ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये शो करने का तरीका कि अगर ऐसे भी हो सकता है माइनस बी ऐड करना हो आपको ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैसे ऐड करते हैं ये समझना है। तो यानी बी तो जा रहा है सेम डायरेक्शन में, लेकिन माइनस करने से क्या होता है, डायरेक्शन पलट जाता है। तो ये जो बन गया ए माइनस बी बन गया। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर क्या बन जाएगा, ए सी वेक्टर। यानी गर्ल ए से बी मूव की, बी से सी मूव की, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से सी हुआ, ए सी वेक्टर हुआ। उसको क्या लिख दिया गया ट्रायंगल लॉ से, ए माइनस बी। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। जैसे दो वेक्टर था ए और बी, तो मैंने कहा ओ सी वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर बनाया भी गया, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर दिया हुआ है। यानी पैरेललोग्राम के दो जो साइड हैं एडजासेंट वाले, एक को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, दूसरे को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया। अब ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, यानी ए प्लस बी वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहेंगे ओके अभी जस्ट सीखे हमने बी वेक्टर इज ए फ्री वेक्टर, तो इसको क्या करेंगे, ए के टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट करा देंगे, इसका बी का इनिशियल और ए का टर्मिनल, तो ये बन गया बी वेक्टर। अब ये बताइए ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, पैरेलली हो गए, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया। तो बचा हुआ ये जो अपने पास जाएगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना ए प्लस बी वेक्टर। यहां पे लिखा हुआ ए प्लस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर को पैरेलली ला दिया गया यहां से, फिर ये क्या बन गया ए प्लस बी वेक्टर। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। यानी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर में रिप्रेजेंट किया गया और पूछा गया ए प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियस है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करेगा। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझते हैं वेक्टर का एडिशन के बारे में। तो वेक्टर एडिशन, क्योंकि देखिए भाई प्रेरित किससे हुआ गया, प्रेरित तो उसी से हुआ गया ना जो अपना नंबर हमने सीखा था कि भाई दो रियल नंबर को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, क्या दो रियल नंबर कॉम्यूटेटिव होता है, क्या एसोसिएटिव होता है। तो वेक्टर को भी क्या किया गया, उसी फॉर्मेट में रखने की कोशिश किया गया और कहा गया कि दो वेक्टर कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन में। मतलब कोई कहे ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या कोई क्या बोले बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी 2 + 3। लेकिन देखिए इससे वेक्टर और इसमें डायरेक्शन अलग होता है, ठीक ना, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन समझाने का सब चीजें इसी से प्रेरित होकर बनाया। क्या वेक्टर भी होल्ड करता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब चीजें सोची गई थी। अब तीन वेक्टर को लिया गया, कहा गया कि एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव का मतलब कहा गया पहले दो वेक्टर को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद तीसरे वाले को जोड़ दीजिए। उसी तरह ऐसे बोला गया नहीं, ऐसा करिए कि लास्ट दो को पहले जोड़ दीजिए और उसको जोड़ने के बाद पहले वाले के साथ जोड़ दीजिए। तो ये क्या बन गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गया। अब मैंने कहा ना रियल नंबर को क्या किए थे, एक दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट रखा है कि आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते, तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी कोई भी वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सुनिएगा, या मैग्नीट्यूड में एक तो फर्क पड़ सकता है और दूसरा किस में फर्क पड़ता है, डायरेक्शन में फर्क पड़ता है। आप कहेंगे मैग्नीट्यूड में कैसे, देखिए ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसको स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं
तो डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जो ए वेक्टर में, लेकिन मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने कहा इसको मैं 2a वेक्टर कर दूं, अब क्या होगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं मगर मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अब देखिए माइनस हाफ कर दिया तो अब क्या बोलेंगे, अब तो मैग्नीट्यूड में तो फर्क पड़ ही रहा है, डायरेक्शन में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस ए आगे से कभी भी निगेटिव चीज जब मल्टीप्लाई करे तो आप इतना जानिए जो इधर जा रहा है उसकी डायरेक्शन पलट जाएगी, पीछे की तरफ हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी नॉर्थ जा रहा है तो साउथ हो जाएगा, ईस्ट जा रहा है तो कहां पे हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, या वेस्ट जा रहा है तो ईस्ट हो जाएगा। उसी तरह जब मैं ट्वाइस -2a वेक्टर कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन तो बदला मगर मैग्नीट्यूड भी बदल गया। अब देखिए वेक्टर समझ लिया गया, लेकिन अब थोड़ा सा उसके कंपोनेंट के बारे में समझते हैं और क्या समझते हैं। देखिए अब क्या है कि हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि हम अब एक्स वाई प्लेन पे नहीं चल सकते, अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, जेड को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहां पे एक पॉइंट ले लिया गया ए जिसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 0 0, और दूसरा पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर दिया गया बी 0 1 और 0, और तीसरा जो है सी 0 0 1। क्योंकि जब वेक्टर बोला गया तो बोला गया कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो जैसे OA है तो OA का अगर मैग्नीट्यूड बोला जाए तो 1 हो गया, लेकिन जब इसका एक्स एक्सिस में डायरेक्शन दिया गया तो कहा गया ठीक है आगे से हम एक ऐसा चीज डिफाइन कर देते हैं ताकि एक्स एक्सिस में कभी भी पॉइंट लिया जाए या एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाए तो लोग कह सके यस दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसलिए कहा गया यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के आगे से हम क्या लेंगे, आई कैप। ठीक है, तो OA वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से करते हैं। अगर मान लो मैं एक पॉइंट बी ले लिया x, 0, 0, तब इस OB को कैसे करेंगे, तो कहेंगे उस OB को आप क्या करेंगे, एक्स आई कैप से लिखेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर और ये x है, तो इसको OB नहीं लेते हैं, B तो ले ही रखा है, OA डैश कर देते हैं। ठीक ना, इसको क्या करते हैं, A डैश कर देते हैं। तो फिर कहा ठीक है ये तो x एक्सिस की कहानी बन गई, तो y एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लिया गया, j कैप, यानी OB अगर वेक्टर पूछा जाए तो तुरंत क्या बोलेंगे, j कैप। और उसी तरह एक B डैश ले लिया जाए जिसका कोऑर्डिनेट 0 y 0 ले लिया जाए तो OB डैश को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y j करेंगे। तो ये तो कहानी किसकी हो गई, ये हो गई अपनी कहानी y एक्सिस के। अब जब z एक्सिस की बात किया जाए तो यूनिट वेक्टर क्या कंसीडर किया गया, k कैप, यानी OC वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, k कैप। और एक C ले लिया C डैश जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 और z कर दिया, तो OC डैश वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z k कैप। तो आगे से याद रखें कोई आपसे पूछेगा ओके एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बोलेंगे, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बोलेंगे, के कैप बोलेंगे। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। और मैंने दिखा दिया क्यों लाया गया, भाई एक्स एक्सिस में भी एक अपने को डायरेक्शन की तरफ जाना है, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ। जब भी बनाया गया होगा तो इस कॉन्सेप्ट को लाया गया होगा कि आखिर एक्स वाई जेड को कैसे किया जाए, तो कुछ टर्मिनोलॉजी को क्या किया गया, डिफाइन किया। ओके एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में क्या कर दिया, के कैप। यानी कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में x, 0, 0 है तो एक्स आई लिख दिया जाएगा, बी अगर क्या है 0 y 0 है तो क्या लिख दिया जाएगा, वाई जे लिख दिया जाएगा, और सी डैश है तो क्या लिख दिया जाएगा, जे जेड कैप लिख दिया जाएगा। अब ये तीनों चीज तो सीख गए हम। अब कहा गया ठीक है अब आप जान गए। अब स्पेस में कोई भी एक पॉइंट P लिया गया जिसको कहा गया कि चलो एक्स वाई जेड हो गया। अब चर्चा ये थी कि P एक्स वाई जेड तो कुछ ना कुछ तो किसी को रेफरेंस लिया गया होगा, तो इसलिए कहा गया ठीक है आगे से हम क्या करते हैं, 3 परपेंडिकुलर लाइन जैसे ही बनाएंगे। कहीं पे भी अगर मैं आज यहां बैठा हूं तो ये 3 परपेंडिकुलर लाइन यहां से मैंने ड्रॉ कर लिया। एक परपेंडिकुलर लाइन मेरे लिए एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया और तीसरा क्या हो गया, जेड हो गया। और कोई भी स्पेस में एक पॉइंट लिखूंगा तो ऑब्वियस है वो पहले एक्स वाई था तो 2 कोऑर्डिनेट लिखते थे, लेकिन अब क्या लिखेंगे, 3 कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यानी ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं,
ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये भी हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा क्या है, ओपी वेक्टर लिखा जाए। पी तो मैंने बता दिया कोऑर्डिनेटर में, लेकिन कहा नहीं नहीं आई नीड इन ओपी वेक्टर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखिए ये जो है, जब मैं पी पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां पे, तो यहीं से देख सकते हैं थोड़ा सा फिर पी, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनता है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 बनता है, और फिर मैं इस पे से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। फिगर का विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। और ये y जो है उसको ऐसे कर देते हैं, ये जो है y है। और जब इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये कोऑर्डिनेट, तो मैं कहूंगा ये कोऑर्डिनेट जो है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो जवाब मिलेगा x 0 0। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0 y 0। अभी हमने देखा x लेंथ है, तो OX वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स आई कैप, और ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा वाई जे कैप। अब देखिए जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा 0 0 z हो जाएगा, तो ये पूछा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जेड के कैप बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा है कि अपने को सारा कुछ लिखा हुआ है, तो बड़ा आसान है। तो देखिए ये xi है, ये yj है, तो मुझे बताइए ये xi है तो ये भी क्या बन जाएगा, चलिए इसको ले लेते हैं, ट्रायंगल लगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर। देखिए ये yj है तो ये भी yj है, फ्री वेक्टर। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो xi प्लस yj लिखेंगे। अब गौर करिएगा, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर क्या है, जेड के, अभी मैंने लिखा, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, जेड के बन गया। तो अब ट्रायंगल लॉ फिर से इसमें लगा लेते हैं, ये वेक्टर प्लस क्या कर दिया जाए, ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, ओपी वेक्टर, यानी xi प्लस yj प्लस जेड के को क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर लिखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेन तो सबको समझ में आ गया कि अरे भाई आई से जे से के से कर लीजिए, लेकिन अगर आगे से कभी भी एक पॉइंट पी दे दिया जाए x y z और आपसे पूछा जाए कि ओपी वेक्टर क्या है, तो तुरंत आपका जवाब क्या होना चाहिए, xi प्लस yj प्लस जेड की। अब हम बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ तो बड़ा इजी है, अगर थोड़ा गौर करेंगे तो ये देखिए राइट एंगल बन गया यहाँ पे, ये x है ये y है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस के हिसाब से x का लेंथ ये y है, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ये फिर से 90 डिग्री और ये z है, तो ये r क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर। यानी ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूंगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करेंगे, आई का जो भी कोफिशिएंट रहेगा, आई का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर, जे का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर, और जो के का जो भी कोफिशिएंट, के पाइप का कोफिशिएंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। यानी कोई भी आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे जेड के अगर लिख दिया गया और बोला गया मॉड आर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ले लेंगे। तो यहां पे एक चीज हम क्या सीख रहे हैं, हम कोई भी एक आर वेक्टर ले लिए हैं तो उसका हम देख रहे हैं कि भाई एक्स वाई जेड यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे कैसे हो रहे हैं वो सीख रहे हैं। और फाइनली अगर इन सबको समराइज करना हो तो एक ही चीज आप समझिए कि आर यानी एक पॉइंट x y z है, तो r वेक्टर या ओपी वेक्टर क्या लिख देंगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और ओपी का मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे। अब एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि अब
किसी भी वेक्टर का एक आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, के कंपोनेंट है। थोड़ा सा सहूलियत इजी करने के लिए उसको केवल ए ही वेक्टर लिख दिया जाता है। अब वो अंडरस्टूड होता है कि आई जे के तीनों होगा, और स्मॉल बी और ऊपर लगा देते हैं, एरो लगा देते तो बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया गया, एक ए वेक्टर को जिसको क्या लिखा गया a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा जो है बी वेक्टर जिसको लिखा गया b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब क्या किया गया, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया गया a प्लस बी वेक्टर। तो जब भी a प्लस बी वेक्टर ऐड करेंगे तो गौर करिएगा i वाला जो कोफिशिएंट है a1 प्लस b1 i कैप हो जाएगा, फिर j कैप कॉमन निकल जाएगा a2 प्लस b2 हो जाएगा, उसी तरह k कैप वाला कॉमन हो जाएगा a3 प्लस b3 हो जाएगा। तो a प्लस बी समझ में आई गया हो गया, a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप, a3 प्लस b3 k कैप। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी a माइनस बी, यानी इसको माइनस कर दीजिए और फिर क्या लिखिए a1 माइनस b1 i कैप, a2 माइनस b2 j कैप, a3 माइनस b3 k कैप। अब अक्सर आप देखेंगे कि दो वेक्टर को इक्वल करने स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी दो वेक्टर को इक्वल करेंगे तो i का जो कोफिशिएंट है आई कैप का, यहाँ पे a1 है तो ये b1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे a2 है तो ये b2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे a3 है तो b3 के इक्वल हो जाएगा। अब कभी क्या होता है, अभी हमने देखा कि हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो उसी के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं कि हो सकता है मैं कोई स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस a वेक्टर को मैं लेमडा टाइम्स ऑफ a करना चाहता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कहेंगे जो आई कैप का जो है वो लेमडा a1 i कैप हो जाएगा, ये लेमडा a2 j कैप हो जाएगा, ये लेमडा a3 और ये क्या बन जाएगा k कैप बन जाएगा। तो ये हो गया कोई भी स्केलर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और दो वेक्टर को इक्वल करना। दिमाग में फिट रखिए, आगे को काम आएगा। अब दूसरा आया कि कुछ प्रॉपर्टी ही है, जैसे एक वेक्टर है के ए वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, ऐसे दिख जाए तो आपको दिखे अच्छा के एंड एम आर स्केलर एंड ए वेक्टर, तो आप कहें के प्लस एम, यानी ए वेक्टर कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा के प्लस एम इंटू ए। अब एक और बोला गया कि हो सकता है कि आपने पहला स्केलर m से मल्टीप्लाई किया वेक्टर को, फिर दूसरा मन किया एक और स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों स्केलर को बाहर करके बोले तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर a से मल्टीप्लाई करिए। फिर तीसरा बोलता है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करके एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वेक्टर को भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अब आगे से कभी भी आपको मिलेगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है। अब इसको समझना है, क्या बोल रहा है, आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब समझिएगा, या तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए और डायरेक्शन सेम हो जाए, या पैरेलल हो गया और डायरेक्शन अपोजिट हो गया, या ये भी कह सकते एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे लाई कर रहा है। अब डायरेक्शन क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डायरेक्शन क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो अभी हमने एक चीज सीखा था कि वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं, यानी जहां बी था उसको हम साइड से पैरेलल ही ला सकते हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या दिख रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इन दोनों में क्या दिख रहा है, हो सकता है डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो हमने को मालूम है कि जब दोनों को इक्वल करने का तरीका एक ही चीज है कि एक को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब वो स्केलर क्या करेगा, डायरेक्शन को भी केयर टेक करेगा और मैग्नीट्यूड को भी केयर टेक करेगा। तो इस वजह से कहा गया ठीक है, लैम्डा से क्या करते हैं, बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनली किससे इक्वेट कर देते हैं, ए से। अब ये क्यों किया, मैंने अभी बताया, बी का डायरेक्शन हो सकता है ए के डायरेक्शन से अपोजिट हो, इक्वल भी हो सकता है, सेम हो सकता है कि मैग्नीट्यूड क्या हो, बी का ज्यादा हो या कम हो। तो इस वजह से एक स्केलर क्वांटिटी से दूसरे मल्टीप्लाई किया और इक्वल कर दिया। तो आगे से कभी भी आपको बोला जाए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, तो दिमाग में एक ही चीज दौड़ना चाहिए कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी।
अब ए वेक्टर भी मालूम है अपने को, A1i प्लस A2j प्लस A3k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B1i प्लस B2j और B3k। और जस्ट अभी बात किए थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन और दो वेक्टर को इक्वल करना। दो वेक्टर को इक्वल करने का कॉन्सेप्ट यही था कि आई कैप जो है लेफ्ट में और राइट में जो है B1, फिर ये क्या है A2 जे कैप का कोफिशिएंट और राइट में क्या है लैम्डा B2 और ये है A3 और राइट में जो है कोफिशिएंट लैम्डा B3। तो इससे कंक्लूजन ये निकला A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना, या B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन A2 इक्वल टू B3 अपॉन A3 इक्वल टू लैम्डा। तो अब दो वेक्टर आपको जब भी दिखे और बोला जाए टर्मिनोलॉजी जैसे ही आए ओ A एंड B आर कोलिनियर, तो तुरंत आपका ये I के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों वेक्टर का, J का कैप का कोफिशिएंट का रेशियो और K कैप का, यानी A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 इक्वल आना चाहिए। अब कुछ चीजें आपको दिमाग में अभी फिलहाल बैठा रखिए। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो सबसे पहला एक वर्ड यूज करेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो जब भी मैं बोलूंगा व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर, तो आप सीधे बोल दीजिएगा आई कैप का कोफिशिएंट का, जे कैप और के कैप का, यानी A1 A2 A3। क्या बोलिएगा आप आगे से, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। अब आ जाते हैं, अब देखिए क्या है यहां पे, हम लेक्चर 1 में डिस्कस भी किए थे, हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे कि कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी है x, y, z, ये x एक्सिस से एक एंगल बनाता है अल्फा और y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा। ये y हो गया और ये z। और जब भी अल्फा को रिलेट करते हैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और ये पॉइंट क्या कर देते हैं x, 0, 0 और कहते हैं कि अगर इसको O कंसीडर कर लें A और इसे B, तो कॉस अल्फा जो होगा, पहला वाला क्या है अल्फा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कहेंगे ये बेस है, बेस का लेंथ क्या है x है और ये क्या है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि किसी भी वेक्टर, इसी तरह कॉस बीटा को क्या लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं, y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कॉस गामा इज इक्वल टू y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अपने को समझना है, अब मैंने कहा कि इसको L से रिप्रेजेंट करते थे और इसको M से और इसको N से। अब मैंने यहां पे Li रख दिया प्लस MJ रख दिया प्लस NK रख दिया, एक वेक्टर बना लिया A। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये है L, ये है M, ये है N, इन तीनों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो आंसर क्या मिलेगा, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या मिल जाएगा जेड है, जेड यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी आंसर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो मुझे बताइए अगर किसी वेक्टर का एल स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, मॉड ए ही तो समझ में आ रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो फाइनली जो ये ए वेक्टर है इसको ए कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी ये क्या बन गया यूनिट वेक्टर बन गया। तो कहने का मतलब है कि मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख दूं कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ ही रहा है, ये सारे के सारे तीनों क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो मेरा कहना है कोई भी अगर एक वेक्टर दिया है ए 2y प्लस 3j प्लस 4k, इसको यूनिट वेक्टर बनाइए, इसको क्या करिए यूनिट वेक्टर बनाइए। तो 2 अपॉन 9 प्लस 14 बन जाएगा, 9 4 13 15 आई कैप, फिर क्या बन जाएगा 3 बाई रूट 14 क्या बन जाएगा j बन जाएगा और k बाई रूट 14 बन जाएगा। तो ये जो 2 बाई रूट 14
जो यूनिट वेक्टर जब हमने किसी वेक्टर को बना दिया तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है और के कैप का जो कोफिशिएंट है, ये जो बन गया इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बन गया। तो आगे से कभी भी आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो उस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर बना लीजिए, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना लीजिए और जो भी आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 4 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर आर इक्वल। तो दो वेक्टर इक्वल जैसे ही बोला जाता है तो एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के इक्वल किसको कर दिए, 2i प्लस वाई जे प्लस के कैप। यानी यहां से हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ये जो हो गया इसका आंसर। यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप दो वेक्टर को इक्वल करना है तो भाई डायरेक्टली आप देख के बोल सकते थे x 2 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए लेट a इज इक्वल टू i प्लस 2j एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस j। इस मॉड a इज इक्वल टू मॉड b। तो मॉड a की वैल्यू की बात करते हैं तो मॉड a तो अपने को भी मालूम है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। मॉड b बोलेंगे तो मॉड b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो भी क्या बन जाएगा, रूट 5। तो मॉड a इज इक्वल टू मॉड b। अब बोला है आर द वेक्टर a एंड b आर इक्वल। तो हमने बोला था आगे जाके वेक्टर्स आर इक्वल वाला कॉन्सेप्ट पूछेगा तो आपको a1 अपॉन a2, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। तो यहां पे है i प्लस 2j है, दूसरा क्या है 2i प्लस j है। अगर ये इक्वल है तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। तो ये क्या बन गया, नॉट इक्वल। तो ये क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल। एग्जाम्पल से फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो आगे से अब समझिएगा, कभी भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसी भी डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप हमेशा याद रखिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। कभी भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। यानी 2i प्लस 3j प्लस k और डिवाइड बाई क्या कर दिया जाएगा, मॉड ए बोले तो 4, 9 और 1। 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइड बाई कितना बन गया, रूट ऑफ 14। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। तो मैंने अभी यहां पे भी किया था कि जब भी कोई भी वेक्टर दिया है और डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, डायरेक्शन रेशियो बोलेगा तो हमने ये चर्चा किया आई का, जे का, के का कोफिशिएंट बता दो डायरेक्शन रेशियो। मगर डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड से जब भी आप किसी वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। चलिए एग्जांपल 7, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a i माइनस 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। अब यहां पे आते हैं, देखिए यहीं पीछे ज्यादा दूर नहीं है। अब किसी भी वेक्टर को आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो याद रखिए किसी भी वेक्टर को लिखना है तो उसके मैग्नीट्यूड यानी मॉड a और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको मालूम करना पड़ेगा। यानी a वेक्टर आगे से बैठाइए दिमाग में, मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो चलिए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर i माइनस 2j और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 7 दिया तो मान लेता हूं b वेक्टर है तो मॉड b इंटू बी कैप, यानी 7 इंटू बी कैप। और ये किस डायरेक्शन में चाहिए, i माइनस 2j में। तो 7 i माइनस 2j और इसको यूनिट वेक्टर बना दिया है, रूट ऑफ क्या कर दिया, 5 कर दिया। 7i माइनस 14j अपॉन क्या कर दिया, रूट ऑफ 5। तो ये क्या बन गया, इस डायरेक्शन में वो वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 यूनिट्स है। एग्जाम्पल 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर a 2i प्लस 2j माइनस 5k एंड b 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, तो सम करना है अपने को, सम करने के बाद उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2j माइनस 5k
प्लस कर दिया 2i प्लस जे प्लस 3k। जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये बन गया 4i प्लस कितना बन गया 3j प्लस 2k माइनस 2k। तो ये तो सम हो गया, ऑफ द वेक्टर बन गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, यानी 4i प्लस 3j माइनस 2k। 4 स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, और ये क्या बन गया 29 बन गया। तो ये बन गया a प्लस बी का कैप बन गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट की बात करते हैं। तो 2 पॉइंट लिया यहाँ पे, एक P1 लिया जिसका पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 से। तो मैं पहले भी लिखा था, जैसे ही कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो OP1 वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k लिखूंगा। अब दूसरा पॉइंट P2 लिया है, OP2 x2 y2 z2, तो x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेक्टर चाहिए, वेक्टर चाहिए ज्वाइनिंग द पॉइंट P1 एंड P2, वेक्टर P1 P2 चाहिए। क्या चाहिए, P1 P2 चाहिए। समझिएगा, P1 P2 चाहिए, और आपको क्या मालूम है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 मालूम है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 यानी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर इस डॉटेड को मैं कंप्लीट कर दूं और ऐसे कर दूं ये और ये, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमारे पास OP1 वेक्टर है और P1 OP2 है, और फाइंड क्या करना है, P1 P2। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या लिखेंगे, गौर करिए, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से यही लिख देते हैं, OP1 प्लस P1 P2 यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट P2 पे हो गया, जिसको किसके लिख दिया, AP2 से। तो फाइनली P1 P2 मुझे फाइंड करना है, तो P1 P2 क्या बन गया, OP2 माइनस OP1। तो P1 P2 को मैं लिख रहा हूं, P1 P2 OP2, OP2 की जगह क्या रख दिया जाए, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP1 की जगह x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो देखिए P1 P2 जब भी बोले तो सबसे पहले लास्ट में देखिए P1 P2, P2 लास्ट में आ रहा था, तो उसका कोऑर्डिनेट पहले हो जाता है, क्योंकि P1 P2 हमने देख लिया। P1 P2 को क्या लिखा जाएगा, OP2 माइनस OP1। P2 लास्ट में है तो OP2 पहले आ गया, फिर OP1 आ गया, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, ये लिख ही गया। अब मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो अब हम दो कोऑर्डिनेट दिया था, एक P1 दिया था, एक P2 दिया था। अब समराइज कर देते हैं, अपने को P1 P2 बोलेगा तो आगे से P1 P2 को क्या लिखेंगे, अच्छा P1 P2, अच्छा P2 आया लास्ट में, तो OP2 माइनस OP1, P1 और OP1 माइनस OP2 माइनस OP1। OP2 क्या था, x2i प्लस y2j प्लस z2k। OP1 क्या था, x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो फाइनली P1 P2 क्या बन गया, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अगर मॉड पूछा जाए तो आपको भी मालूम है i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और फाइनली क्या कर दिया गया, रूट लगा दिया, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 पे आते हैं। Find the vector joining the points P, Q directed from P to Q। डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q यानी PQ वेक्टर पूछा गया, तो तुरंत क्या लिखेंगे, अच्छा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर।
तो ओ क्यू वेक्टर की बात करेंगे तो माइनस आई माइनस 2j माइनस 4k, और ओपी वेक्टर की बात करेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 0k। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस 3i, और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 5j और माइनस 4k। ये बन गया अपना P से Q की तरफ, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला भी इजी है, जो सेक्शन फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ वही सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि एक पॉइंट क्या ले लिया, P कंसिडर्ड कर लिया, दूसरा पॉइंट क्या कंसिडर्ड कर लिया, Q कंसिडर कर लिया। P पॉइंट को A वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया और Q पॉइंट को B वेक्टर से इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद एक पॉइंट क्या ले लिया गया, R ले लिया गया। ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को R वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन दिया है कि PR अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू M अपॉन N, यानी M ये हो गया और ये N हो गया। तो M जो मल्टीप्लाई करेगा वो Q वाले कोऑर्डिनेट से करेगा और N जो करेगा P वाले से करेगा। यानी ये देखिए वेक्टर है, यानी R वेक्टर या OR वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, M जो करेगा Q से तो MB वेक्टर, फिर ये N जो करेगा A से तो NA वेक्टर, अपॉन क्या लिख दिया जाए, M प्लस N। ये बन गया OR वेक्टर जिसे हम R वेक्टर कहते हैं। अगर ये R मिड पॉइंट हो गया, ये R क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। तो मिड पॉइंट बन गया तो ये 1:1 में डिवाइड किया, तो 1:1 में डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, OR वेक्टर को क्या लिखेंगे, अगर मिड पॉइंट आगे से रहेगा तो क्या लिख देंगे, A प्लस B बाई 2 लिख देंगे। तो ये जो R पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और Q को। तो चलिए एक्सटर्नली की बात कर लेते हैं, अभी भी वही कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट P ले लिया और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, Q ले लिया। इसको A से रिप्रेजेंट किया, इसको B से रिप्रेजेंट किया, और इसको R जो अपने को फाइंड करना है इसको हम R वेक्टर बोल दिया। जो भी चीज बात कर रहे हैं ऑरिजिन से ही बात कर रहे हैं। अब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो यानी M जो इन्वॉल्व है अभी भी किससे इन्वॉल्व है, R से M, और Q जो है वो क्या है, N है। अब गौर करिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें फर्क निगेटिव का आएगा। M P के साथ अटैच है तो वो Q से मल्टीप्लाई करेगा और N क्या करेगा, इससे ही करेगा। तो M B पहले ही वाला है यूज कर रहे हैं, माइनस N A डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाएगा, M माइनस N। ये क्या बन जाएगा, OR वेक्टर बन जाएगा या तो R वेक्टर बन जाएगा, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। कंसिडर 2 पॉइंट्स P and Q with position vector OP and OQ. Find the position vector of R which divides the P and Q in 2:1। ये ले लेता P और ये ले लेता Q, किस रेशियो में, 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और OP वेक्टर को हमने लिख दिया 3A माइनस 2B, और OQ वेक्टर को लिख दिया A प्लस B वेक्टर। तो 2 वाला किससे मल्टीप्लाई करेगा, Q से, 1 वाला किससे करेगा, P से। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू A प्लस B प्लस 1 इंटू क्या लिख दिया जाए, 3A माइनस 2B, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1। ये बन गया OR वेक्टर। 2A प्लस 3A कितना बन जाएगा, 5A वेक्टर। 2B माइनस 2B कैंसिल हो गया तो 5A बाई 3। अगर यही एक्सटर्नली डिवाइड किया तो पॉइंट अभी भी देखिए P है, ये Q है, ये R है, तो 2 जो है अभी इन्वॉल्व किससे है, P से है, और 1 किससे है, इससे है, और ये P और Q और ये R। तो अब 2 देखिए P से इन्वॉल्व है तो हमेशा Q से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू Q, OQ का वैल्यू क्या है, A प्लस B, माइनस 1 इंटू OP से मल्टीप्लाई करेगा तो 3A माइनस 2B, और डिवाइड बाई क्या रख दिया जाए, 2 माइनस 1। तो 2A प्लस 2B, 2A प्लस 2B है, और इधर माइनस करना है 3A,
तो माइनस ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4b डिवाइड बाई 1, तो ये बन गया OR जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो एक इंटरनली कर लिया और एक क्या कर दिया, एक्सटर्नली कर लिया। अब देखिए, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैंने ए पॉइंट को लिख लिया, यानी ए पॉइंट लिखते ही ये OA वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, पोजिशन वेक्टर दिया ना, और बी को जो मैंने लिखा i माइनस 3j माइनस 5 के, ये OB वेक्टर, और इसको लिख लिया 3i माइनस 4j माइनस 4 के। तो अगर किसी को डाउट हो रहा है, ये पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ऑरिजिन से देख रहे हैं, यानी ये OA है, ये OB है और ये OC है। अब राइट एंगल बोला तो एक ही कॉन्सेप्ट है, तीनों साइड का लेंथ निकाल दिया जाए। तो AB वेक्टर अगर मैं बोलूंगा तो क्या सीखे हैं, OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, OA वेक्टर। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस i माइनस 2j और माइनस 6 के। उसके बाद निकाल लेते हैं BC वेक्टर, यानी OC वेक्टर, दिख रहा है ना C वाला लास्ट में आ रहा है, माइनस OB वेक्टर, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 2i माइनस j माइनस प्लस के। अब CA वेक्टर, CA वेक्टर को क्या लिखा जाए, OA माइनस OC वेक्टर। OA की वैल्यू ये दिया है और OC तो ये दिया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो माइनस i माइनस 3j यानी प्लस 3j, और ये बन गया 5 के। तो लगे हाथ तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, ए बी मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 1 41। ये BC का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, रूट ऑफ कितना बन जाएगा 4 और 2 6 बन जाएगा, 4 2 6 बन जाएगा। और CA वेक्टर कितना बन जाएगा 25 और 9 34 35 बन जाएगा। तो हमको समझ में आ रहा है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, क्योंकि 35 प्लस 6 प्लस इक्वल टू 41। तो ये क्या बन गया, शो हो गया, राइट एंगल हो गया। अब एक्सरसाइज 10.2, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मॉड A की बात करेंगे तो मॉड A कितना बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3 बन जाएगा। मॉड ऑफ B की बात करेंगे तो मॉड ऑफ B क्या बन जाएगा, 4 प्लस 49 प्लस 9 बन जाएगा। तो 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 4 कितना बन गया, 62 बन गया। मॉड C की बात करेंगे तो रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 1 बन जाएगा। तो ये हमने कंप्यूट कर दिया मैग्नीट्यूड। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो A वेक्टर ले लेते हैं 2i प्लस j प्लस 3 के, और B वेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं 3i माइनस j प्लस 2 के। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मॉड A क्या बन गया, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और मॉड B क्या बन गया, वही सेम 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 9 4 13 और ये कितना बन गया, 14 बन गया। 9 और 4 9 4 13 और ये क्या बन गया, 14 बन गया। तो ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर क्या है, डिफरेंट वेक्टर से। राइट टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्टर। तो A वेक्टर को लिख लिया हमने i प्लस 3j प्लस 4 के 5 के, और B वेक्टर को लिख लिया 2i, सेम डायरेक्शन बोल रहा है, 2i प्लस 6j प्लस क्या कर दिया 10 के, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, यानी सेम डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। और मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो ही गया ना, डायरेक्शन सेम हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj, यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। Find the scalar and vector component of vector with initial point 2, 1 and terminal point 2, 1 and ये इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट 5 -5 7। तो स्केलर क्वांटिटी में बात करेंगे, ये A है ये B है, तो AB को स्केलर में बात करेंगे तो -5 -2 हो जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा, 7 -1 यानी -7, 6 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्केलर में कंपोनेंट हो गया। लेकिन वेक्टर में बात करेंगे तो वेक्टर की बात करते हैं तो ये -7i बन जाएगा और ये बन जाएगा 6j बन जाएगा। ये हो गया वेक्टर वाला फॉर्मेट।
फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो सम ऑफ वेक्टर्स फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले i वाला कंपोनेंट, तो ये 1 है, ये -2 है और ये 1 है, तो 0 इंटू आई बन गया। दूसरा जो है j का है -2 प्लस 4, 2 बन गया, 2 और -6 -4j प्लस, अब k वाला ऐड कर लेते हैं 6k और ये कितना बन गया -7k, तो ये बन गया -k बन गया। तो एडिशन में क्या हो गया ये -k, यानी -4j -k, ये क्या हो गया तीनों वेक्टर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि आई वाला तो कैंसिल हो गया, दिख भी रहा है अपने को, एक बार गौर करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ओके -2 + 2 और -4 हो गया, और बाकी के 6k और ये -k। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। जब भी यूनिट वेक्टर बनाना है तो सबको मालूम है उसके मैग्नीट्यूड से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर किसी से पूछा जाए तो √1 + 1 + 4 हो जाएगा, यानी i + j + 2k और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा √6 बन जाएगा। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p q, वेयर p and q आर द पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट p का है, ये पॉइंट q है। तो पी क्यू वेक्टर की बात करेंगे तो ओ क्यू माइनस ओपी। तो ओ क्यू वेक्टर अगर पूछा जाए तो 4i + 5j + 6k हो गया, और माइनस ओपी वेक्टर पूछा जाए तो ओपी वेक्टर क्या बन जाएगा i + 2j + 3k। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 3i प्लस क्या बन गया 3j, और ये क्या बन गया 3k बन गया। तो ये बन गया अपना ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। और कुछ पूछा नहीं, अभी यूनिट वेक्टर बोला है, तो यूनिट वेक्टर यानी पी क्यू का यूनिट वेक्टर हो गया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए 3j + 3k और डिवाइड बाय 9 + 9 + 9 27 का √3 हो जाएगा, यानी i/√3 + j/√3 + k/√3। 9th पे फॉर ए गिवन वेक्टर ए बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। तो चलिए a + b को जोड़ देते हैं, a + b कर देते हैं, 2i - i, i बन गया, -j + j कैंसिल हो गया, 2k - k कितना बन गया k बन गया। अब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए √2, यानी 1/√2 + k/√2, यानी i/√2 k/√2। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर बन गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2i - i होता है, ये कैंसिल हो गया, ये k हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो मैंने पहले ही बोला कोई भी वेक्टर लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे a वेक्टर मैग्नीट्यूड 8 दे दिया, और किस डायरेक्शन में चाहिए 5i - j + 2k, और इसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा 40, 4 और 1। ठीक है, 25 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये कितना बन गया 4 बन गया, यानी 8 5i - j + 2k अपॉन कितना हो गया √30 बन गया। तो ये जो बन गया अपना वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो गया, और किस डायरेक्शन में 5i - j + 2k के डायरेक्शन में, तो यानी उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड 8 से। Show that 2i - 3j + 4k and -4i + 6j - 8k are collinear। जब भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो a1/b1 = a2/b2 = a3/b3। तो यहां बात करेंगे तो 2 डिवाइड बाई -4, -3 डिवाइड बाई 6 और 4 डिवाइड बाई -8, यानी -2 1/2 = क्या लगा दिया जाए -1/2 = -1/2 = -1/2। तो फाइनली दोनों वेक्टर कैसे हो गए कोलिनियर हो गए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। मैं पहले भी बोला था जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का बोलेगा तो आपको उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो i + 2j + 3k डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए इसके यूनिट वेक्टर से, तो 1 + 4 प्लस कितना बन गया 9, यानी कितना बन गया 13 और 14 बन गया। तो i 1/√14 हो गया, प्लस 2/√14 j हो गया, प्लस क्या बन गया 3/√14 क्या बन गया k बन गया। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात बोल रहा है तो 1/√14, दूसरा क्या बन गया 2/√14,
और तीसरा क्या बन गया 3/√14। तो ये जो बन गया ये क्या बन गया डायरेक्शन कोसाइन बन गया। अब आते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी ए बी वेक्टर यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर की बात करेंगे तो -i -2j -k, और ओ ए वेक्टर की बात करेंगे तो i +2j -3k, यानी ये बन जाएगा -2i और ये बन जाएगा -4j और ये बन जाएगा +2k, क्योंकि -3k ये हो जाएगा। अब अपने को डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर बनाया जाए -2i -4j +2k डिवाइड बाय क्या कर दिया जाए 4 16 4 कर दिया जाए, और फाइनली इसका i का जो कोफिशिएंट हो गया -2/√24 -4/√24 और 2 क्या बन गया √24। ये क्या बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 तो बाहर ही आ जाएगा -1 क्योंकि ये 4√6 है तो √6 हो गया, फिर ये -2/√6 हो गया, ये क्या बन गया 1/√6 बन गया। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन जब भी पूछेगा तो आप यूनिट वेक्टर बना लीजिए, बाकी कहानी सेम हो जाएगा। शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द ox, oy और oz। तो सबसे पहले इस वेक्टर को इक्वली इंक्लाइंड विद ox + oy + a कैप यानी अल्फा बीटा गामा बोल रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ये वेक्टर है तो ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया, ये क्या हो गया गामा हो गया, यानी अल्फा = बीटा = गामा बोलने को कह रहा है, यानी cos अल्फा = cos बीटा = cos गामा, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अभी हमने बात किया वो यूनिट वेक्टर होता है, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर बनाइए 1/√3i + 1/√3j प्लस क्या लिख दिया जाए 1/√3k। तो अब डायरेक्शन कोसाइन अगर देखा जाए तो 1/√3 1/√3 और 1/√3 तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल हो गया। यही तो होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। इसी को हम क्या लिख दिए अल्फा = बीटा = गामा = cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, cos इनवर्स 1/√3 तो इक्वली इंक्लाइंड हो गया। चलिए फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स p एंड q। एक P पॉइंट लिया है और एक Q लिया है, और कैसे कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और Q को, किस रेशियो में 2:1। देखिए पहला P नाम लिया, फिर दूसरा क्या लिया Q पॉइंट लिया, तो इसलिए इसको 2 कर लिया, इसको 1 कर लिया। तो 2 वाला मल्टीप्लाई करेगा Q से, तो Q जो है -i + j + k, और 1 वाला मल्टीप्लाई करेगा P से अपोजिट वाले से, तो P जो है i + 2j - k अपॉन क्या लिख दिया जाए 2 + 1। और यही कहानी थोड़ी सी एक्सटर्नली में चेंज हो जाएगा, 2 वाला तो मल्टीप्लाई करेगा -q से, अपोजिट ही करता है 2 + i + j + k, और माइनस लग जाएगा 1 वाला किससे करेगा i + 2j - k से, और डिवाइड बाय क्या कर दिया 2 - 1 कर दिया। तो इसको देखिए -2i, ठीक है ना, -2i और ये +i -i 2j + 2j 4j 2k - k + k डिवाइड बाय 3। तो ये तो इंटरनली वाला मिल गया OR वेक्टर, और इसमें OR वेक्टर की बात करते हैं नीचे तो 1 ही हो गया -2i -i -3i -2j -2j -4j 2k, और ये क्या बन गया 4j, सही तो है 2j देखो मैं कहा ना गड़बड़ कर दी है, देखिए -3i -i हो गया, ये सही है। फिर ये 2j और ये -2j कैंसिल हो गया, 2k और ये +k कितना बन गया 3k बन गया, 2k + k 3k। तो ये हो गया एक्सटर्नली डिवीजन का। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P, यानी मिड पॉइंट की बात करेंगे तो a वेक्टर + b वेक्टर डिवाइड बाय 2 था, तो यहाँ पे a वेक्टर क्या बन जाएगा 2i + 3j + 4k, और b वेक्टर की बात करेंगे तो 4i + j - 2k बन जाएगा, और डिवाइड बाय क्या करना है 2 करना है।
तो ये क्या बन जाएगा 2i प्लस 4j, 6i यानी 3i बन जाएगा, 3j प्लस j 4j बन जाएगा, 2j बन जाएगा, 4k माइनस 2k 2k बन जाएगा, k 2 से डिवाइड कर दिया k कैप बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर ए बी एंड सी। ये पहले भी क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में कर रखे हैं, बेहद इजी है। पहला पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k, और बी क्या दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k दिया हुआ है, और सी की वैल्यू क्या दिया i माइनस 3j माइनस 5k। तो हम क्या करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते थे ए बी वेक्टर डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा i, देखिए इस बार ऐसे कर देता हूँ ठीक ना, i ताकि कंफ्यूजन ना रहे, माइनस 3j और प्लस 5k ना करके माइनस 5k, ठीक है माइनस 5k। यहां पे पहुंचते हैं, अब इस वाले डायरेक्शन में c माइनस c कर दे तो माइनस 2i प्लस j माइनस k। अब इस वाले डायरेक्शन में तो ये बन गया i माइनस 2j प्लस 2j हो जाएगा और प्लस 6k हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 125 प्लस 9, इसको गौर करिएगा क्या हो रहा है 1 और ये बन रहा है प्लस 2j हो जाएगा और ये बन गया 6k। ठीक है, तो 1 प्लस 9 प्लस 25, ये क्या बन गया 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6 रूट 35, फिर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36 यानी रूट ऑफ 41, यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया राइट एंगल बन गया। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इन द ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसको प्लस बना देता। तो देखिए यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये तो ट्रू है, आपको पूछा नॉट ट्रू। ए बी प्लस बी सी, ये सी ए को माइनस लगा दिया, ये भी ट्रू है, मगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो विच इज नॉट ट्रू, क्या पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा कर देंगे सी वाला, इसको प्लस बना दीजिएगा। ठीक है।